आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं विद वेस्ट नोट्स के साथ। बहुत अच्छे पीडीएफ के थ्रू हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। सो दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके जो यूनी टेस्ट होते हैं ना, यूनी टेस्ट में आएंगे। इसके अलावा आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, मिड टर्म एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो फाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम जो आपके फरवरी मार्च में होंगे, वहाँ भी इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चंस यही रहेंगे, बस हो सकता है कि भाई पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं। थोड़ा सा पूछने के तरीकों को चेंज कर सकते हैं। तो हम सभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन अगर अलग अलग तरीके से भी आता है तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके से उसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब देखिए, चैप्टर की वीडियो की हम बात कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है मैंने आप लोगों को कुल मिला के 3 पार्ट में समझा रखा है ना। संविधान क्यों और कैसे पार्ट 1 है आपका, ठीक है। पार्ट 2, पार्ट 3, ये 3 पार्ट आप जरूर देख लें। अगर आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इन वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो एनिमेशन के थ्रू समझाया गया है, आप लोगों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया गया है। इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो भाई एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर का जो पैटर्न है उसमें कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में भी रहे, तो आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को भी ज़रूर देख लें। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है संविधान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे संविधान का मतलब बताना है। तो देखिए, संविधान का आप सिंपल परिभाषा दे सकते हैं कि संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज है। क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सारे नियम, कानून, कायदे क्रम वाइज लिखे गए हैं, क्रम अनुसार लिखे गए हैं। जैसे कि पुस्तक में चैप्टर होते हैं, है ना, चैप्टर में सारे टॉपिक क्रम वाइज लिखे जाते हैं, उसी तरीके से संविधान भी एक लिखित दस्तावेज के रूप में है, एक लिखित पुस्तक के रूप में है, जिसमें सारे नियम, कायदे, कानून बिल्कुल क्रम वाइज विस्तार पूर्वक लिखे गए हैं, और इसके माध्यम से ही देश के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है ना। क्योंकि सबके अपने कर्तव्य होते हैं, है ना। सरकार को क्या करना चाहिए, नागरिकों को क्या करना चाहिए, नागरिकों को क्या अधिकार है, सरकारों के क्या अधिकार है, और सरकार किस हद में रह के काम कर सकते हैं, सारे कुछ हमारे देश के संविधान में लिखा गया है ना। दंड करने वाले जो भी, मतलब दंड कह रहा हूँ, जो भी अपराध करेंगे उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें किस में बताई गई? संविधान में बताया गया, संविधान में लिखा गया है। ये सब कानून एक तरीके से नियमों और कानूनों का दस्तावेज है, यूँ कह सकते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब बना और लागू किया गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बनने का डेट बताना है और लागू होने का डेट बताना है। यहाँ पे 2 डेट है जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आएगा कि भाई भारत का संविधान कब तैयार हुआ, और एक आएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, है ना। तो अगर हम तैयार होने की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था इस समय तक। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, है ना। रिपब्लिक डे हम इसी तारीख को मनाते हैं। तो ये इसी डेट को हमारा संविधान जो है वो क्या हो गया था? लागू हो गया था, ठीक है। संविधान को बनने में टोटल जो समय लगा, कुछ अतिरिक्त चीज़ें आपको बता देता हूँ। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय टोटल लगा था, है ना। इसकी जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, और कुल बैठक जो संविधान को बनने में जो टोटल बैठकें बुलाई गई थी वो 166 बैठकें बुलाई गई थी, ठीक है। तो ठीक है, अब लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो भाई बहुत सारे ऐसे कार्य है संविधान के कार्य। यहाँ से क्वेश्चन 2 तरीके से वैसे पूछ सकता है कि भाई संविधान के कार्य बताइए, या फिर संविधान की आवश्यकता बताइए, संविधान की आवश्यकता क्यों है हमारे को। तो देखिए, सबसे पहले तो भाई देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है ना। अगर शासन को कैसे चलाया जाएगा, सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार किस तरीके से देश की कानून व्यवस्था को चलाएगी, ये सारी चीज़ें किस में लिखी होती है? संविधान में, है ना। हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है क्योंकि कानून व्यवस्था संविधान द्वारा ही बनाई जाती है। पॉइंट आप समझ गए होंगे, आसान है। तीसरा क्या है कि सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि सरकार जो है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे,
अपने शक्तियों का सही से इस्तेमाल करे, उसके लिए भी हमें संविधान की जरूरत पड़ती है ना। संविधान के अनुसार ही वो देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भाई देश में विभिन्न जाति धर्म वर्ग के लोग हैं, है ना, वो एक साथ रहे, उनके साथ उनके बीच में मतभेद ना हो, मेल मिलाप तालमेल बना रहे, है। इन सभी अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोगों के बीच में तालमेल बनाने के लिए भी हमारे को संविधान की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यार देखो भारत में क्या है कि अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। अब धर्म में क्या है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये हमारे संविधान में लिखा है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी भाषा को अपना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें संविधान के द्वारा ही हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा देखो भाई भारतीय संविधान की एक और ख़ास बात यह है कि भारत के सभी नागरिकों को इसने क्या किया है, कुछ मौलिक अधिकार प्रदान कर रखे हैं। कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार है जो कि भारतीय संविधान ने नागरिकों को दे रखा है। ठीक है, तो ये अधिकार हमें किससे मिल रहा है, संविधान के थ्रू ही मिला है। ठीक है, इसके अलावा ये अगला पॉइंट सेम है, ऊपर बता रखा है कि समूहों के बीच में, सरकार के बीच में और संगठन के बीच में भी तालमेल बनाने के लिए हमारे को संविधान की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे संविधान की आवश्यकता के पॉइंट्स में आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना से आप क्या अभिप्राय है, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, प्रस्तावना होता क्या है। देखिए प्रस्तावना मतलब है उद्देशिका, उद्देशिका बोल सकते हैं हम, उद्देश्य बोल सकते हैं कि भाई संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था, है ना। प्रस्तावना से हमें यही पता लगता है। एक तरीके से इसको संविधान का आईना भी हम कह देते हैं, है ना। इसको जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने संविधान सभा के सामने इस प्रस्तावना को पेश किया था और इसमें भारत को लोकतांत्रिक, है ना, और सभी नागरिकों को समानता स्वतंत्रता संबंधित अधिकार दिए गए थे। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया था। मतलब एक तरीके से संविधान का जो प्रस्तावना है वो बताता है कि संविधान को बनाने का मेन उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसे हमें ये प्रस्तावना से पता लगता है, जिसमें भारत को क्या बताया गया है, लोकतांत्रिक देश बताया गया है, सबको समान अधिकार दिया जाता है और धर्मनिरपेक्ष देश भारत को बताया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, संविधान की रचना, संविधान सभा का होगा वैसे ही मेरे हिसाब से, संविधान सभा की रचना किसने, संविधान की रचना किसने की है, ऐसा है। ठीक है, संविधान की रचना किसने की है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो कई बार बोल देते हैं कि भाई संविधान की जो रचना है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। भाई ठीक है, उनको जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनको संविधान का पिता भी माना जाता है ना, भारतीय संविधान का पिता माना जाता है, क्योंकि मेन रचनाकार वही माने जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के मदद से ये संविधान नहीं बना है। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। अब सभा मतलब क्या होता है, ग्रुप बनाया गया, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, है ना, और उनके आधार पे मतलब उन सभी ने मिलकर क्या किया, संविधान को बनाया है। तो संविधान को, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है और संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनका जो चुनाव है वो कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया था, जिसमें से 292 सदस्य की हम बात करें तो 292 सदस्य जो थे वो निर्वाचित क्षेत्र यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत वाले, जो ब्रिटिश शासन वाले जो क्षेत्र थे वहाँ से लिए गए थे। 4 जो थे वो सामान्य सदस्य यानी कि चीफ कमिश्नर हम कह सकते हैं वो थे। और इसके अलावा हम 93 सदस्य की बात करें तो देसी रियासत यानी कि जो रजवाड़े थे, और उस समय हमारा देश जो था लगभग 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो वहाँ से भी मतलब 93 सदस्य जो है वो देसी रियासतों से लिए गए थे। इस तरीके से भारत का जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया था। आगे हम मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं। देखिए मुस्लिम लीग के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था। जो संविधान सभा बनाया गया था 1946 में, उसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया। क्यों किया, इसके पीछे का क्या कारण था। तो मुस्लिम लीग आपको पता है मुसलमानों की पार्टी थी, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसी पार्टी से जुड़े हुए थे। तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, पाकिस्तान नामक एक अलग देश की मांग कर रहे थे, है ना। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए क्या किया, भारतीय संविधान सभा जो उस समय बनाया गया था उसका बहिष्कार किया। ठीक है, और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद आप देखेंगे कि मतलब जो हमारा संविधान सभा है, मतलब जो संविधान बनके जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो कुल मिला के हमारे मतलब संविधान पे जो हस्ताक्षर करने वालों की जो संख्या थी वो 284 सदस्यों ने क्या किया था, भारतीय संविधान सभा जो संविधान है उस पर हस्ताक्षर करके इसकी रचना को मतलब एक तरीके से मंजूरी दी थी। ठीक है, ये पॉइंट्स आप इसमें बताएंगे। सिंपल सा आप इस क्वेश्चन में यही लिखेंगे कि भाई मुस्लिम लीग को एक अलग देश चाहिए था और उस अलग देश को चलाने के लिए अलग संविधान भी चाहिए था। तो इस कारण उसने जो संविधान सभा उस समय बनाया गया था उसका बहिष्कार किया। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
ठीक है, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, प्रमुख विशेषताएं बताइए आप भाई। तो भारतीय संविधान देखो यार, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और ये एक लिखित संविधान है, लिखित रूप में है और सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, है ना। भारत का संविधान विश्व का सबसे सफल संविधान है, मतलब इसमें बार बार चेंजेस ज़्यादा नहीं किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से संविधान को भंग कर दिया फिर संविधान लिखा गया, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि शुरू में ही लिखा गया था, अभी तक कभी भी हमारे संविधान को भंग नहीं किया गया है, इसीलिए इसको हम एक सफल संविधान बोलते हैं। भारतीय संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में ना तो आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हो, कई ऐसे कानून हैं जिनमें परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल है, और कुछ ऐसे कानून हैं जो कि बहुत ज़्यादा लचीला है, मतलब उसमें आप साधारण बहुमत के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन कई मामले में क्या है, कठोर है, जिसमें आपको दो तिहाई जो लोकसभा राज्यसभा जो संसद है उसके 2/3 बहुमत चाहिए होता है। इसके अलावा राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें भी आधे राज्य विधानसभा के जो सदस्य उनका भी मतलब एक तरीके से सहमति चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है कई संशोधन में, लेकिन कई में आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं। तो ये कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। आगे देखते हैं, अगला है भारत में संविधान में अलग अलग देशों से मौलिक प्रावधान लिए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि हमने सारा कुछ उधार ही ले लिया, दूसरे देशों से ले लिया, ऐसा नहीं है। हमने जो भी हमारे देश के हिसाब से सही लगा वो प्रावधान हमने क्या किया, दूसरे देशों से लिया। देखिए, भारतीय संविधान में कुल मिला के 365 अनुच्छेद है, ठीक है, 22 भाग है इसकी और 8 अनुसूचियाँ है। अनुसूचियों की संख्या बढ़ के 12 हो चुकी है, ठीक है। ये डाटा आप याद कर सकते हैं। कितने अनुच्छेद है, 395, भाग कितने हैं, 22, है ना। 8 अनुसूचियाँ है, मतलब अब तो 12 हो गई, ये चीज़ आप बता सकते हैं। तो ये इस तरीके से, जैसे कि चैप्टर की हम बात करें, चैप्टर को हम समझते हैं उसी हिसाब से कि भाई मान लो कि 12 अनुसूची है, उसके बाद छोटे छोटे उसके अलग भाग हो गए, और उन भागों में भी क्या है, छोटे छोटे और पार्ट्स में बांट दिए तो अनुच्छेद हो गए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है ना। भारत में आपको पता है कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें क्या है कि राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र का शासक होता है, वास्तव में प्रधानमंत्री उसके सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। ये संसदीय व्यवस्था है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, मतलब कि हर एक नागरिक को भारत की नागरिकता दी जाती है। वैसे जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 लगा हुआ था तब वहाँ पे दोहरी नागरिकता थी, लेकिन अब धारा 370 हटा दिया गया है, आपको पता है ये बात। तो भारत में क्या है, भारतीय संविधान ने वैसे नागरिकों को केवल एकल नागरिकता दे रखी है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिहार के भी नागरिकता ले लो और आप इंडिया के भी नागरिकता ले लो, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ इंडिया के ही नागरिक माने जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप बिना किसी भेदभाव के आप वोट डाल सकते हैं, है ना। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था इसमें की गई है। मौलिक अधिकार आपको पता है 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य यानी कि जो हर एक मानव, मतलब जो हमारे देश के नागरिक है, उनको उनका फ़र्ज बनता है अपने देश के लिए कुछ चीज़ों को पालन करना चाहिए। उनका कुछ कर्तव्य बनता है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, है ना। ये सारी चीज़ें, जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुंचाना, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य बनते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना। अगर हमारे किसी भी अधिकार का हनन होता है या सरकार अगर संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था को नहीं चला रही है तो न्यायपालिका उसको सही रास्ता दिखा सकती है, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। उधार का थैला बोल दो या फिर उधार की टोकरी कह देते हैं, है ना। तो इसको उधार का थैला हम क्यों कहते हैं, क्या ये सही है या ये गलत है। देखियो, ऐसा है कि कई बार हम मतलब भारतीय संविधान को उधार का थैला तो कह देते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। और हमने क्या किया, हमारे जो नेता लोग थे उन्होंने देखा कि हमारे देश के लिए क्या कुछ सही हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि हमने पूरा का पूरा अमेरिका के संविधान से सारा कानून उठा लिया, या हमने ब्रिटेन के संविधान से सारा कुछ उठा लिया, या फिर हमने जर्मनी के संविधान से सारा कुछ उठा लिया। ऐसा हमने नहीं किया, बल्कि हमारे को जो भी अपने देश के अकॉर्डिंग जो व्यवस्था ठीक लगी, क्योंकि उन्होंने यार अपना संविधान हमसे पहले बना रखा था, तो हमने देखा कि भाई हाँ ये चीज़ सही है हमारे देश के हिसाब से, है ना। जैसे कि मौलिक अधिकार की हम बात कर लेते हैं, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है, तो हमें लगा कि हाँ भाई मौलिक अधिकार हमारे देश को भी मिलना चाहिए, हमारे देश के नागरिकों को भी मिलना चाहिए, तो हमने फिर वहाँ से उठाया। अगर हमें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सोवियत संघ की जो संविधान है उससे हमने लिया,
क्योंकि हमें मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था भी अपने संविधान में करनी थी। तो इसको उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि हमने बहुत सारे प्रावधान दूसरे देशों से लिए हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए हैं, अमेरिका से। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड है, उससे नीति निर्देशक तत्व, जो मौलिक अधिकार है उसके बाद नीति निर्देशक तत्व जो है उसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहीं ना कहीं सरकारों के लिए, अपने नागरिकों के कल्याण के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। वैसे नीति निर्देशक तत्व के बारे में मैं आपको लोगों को चैप्टर नंबर 2 में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था ली गई है, मतलब जो आपातकालीन जो स्थिति लागू की जाती है, इमरजेंसी जो लगाई जाती है भारत देश में, उसकी व्यवस्था कहाँ से की गई है, जर्मनी के संविधान से। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचारधारा है, स्वतंत्रता समानता आप समझते हैं, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, आपसी एक साथ एकजुट मिलकर रहना, है ना। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। ब्रिटेन से चुनाव प्रणाली, ठीक है, संसदीय व्यवस्था भी वैसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया, है ना, भारतीय संविधान में किस तरीके से संशोधन होगा, ये यहाँ से लिया गया है। तो ये सारे प्रावधान हैं। आप लोगों को मैंने जो चैप्टर की वीडियो समझाया था उसमें और ज़्यादा अच्छे से मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया। ये वैसे ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग जरूर करके जाए यार। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है नेपाल के संविधान के बारे में है कि नेपाल में संविधान की रचना किस प्रकार की गई, वर्णन कीजिए। पूरे उसके मतलब संविधान की रचना की पूरी कहानी आपको बतानी है भाई। नेपाल का जो संविधान है वो मतलब 1948 के बाद आप देखेंगे कि 5 बार संविधान में क्या हो चुका है, एक तरीके से मतलब संशोधन कह सकते हैं इसको, फिर से मतलब दोबारा संशोधन नहीं बोलेंगे बल्कि दोबारा से बनाया गया। देखो कब बनाया गया, 1948 में पहला संविधान बना, उसके बाद 51 में बना, उसके बाद 59 में, उसके बाद 62 में, उसके बाद 90 में, ठीक है। और लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इन सभी संविधान पे राज किसका था, एक तरीके से मतलब इन सभी संविधान पे जो दबदबा था वो कहीं ना कहीं नेपाल नरेश का था, मतलब जो नेपाल के जो राजा थे उनका छाप था इस संविधान पे, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक है, क्योंकि शक्तियाँ ज़्यादातर किसके पास रही, वहाँ के राजा के पास ही रही, है ना। तो बहुत सारे जो लोग थे नेपाल में, जो सरकार है और जो राजनीतिक पार्टी है उसके मतलब बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियाँ थी जो कि लोकतंत्र को वहाँ पे लाना चाहती थी, उनके बीच में सशस्त्र संघर्ष हुआ, है ना, आंदोलन चले, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, लोकतंत्र की स्थापना हो सके, संविधान को बहाल किया जा सके, राजा को ख़त्म किया जा सके। मतलब वहाँ पे ज़्यादातर जैसे मतलब और भी बहुत सारे लोग थे जो कि राजतंत्र को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते थे कि नेपाल क्या बने, एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश बने। तो हुआ क्या था, जैसे मैंने आप लोगों को 1990 का डेट बताया, 1990 में जब संविधान बना था तो वहाँ पे लोकतंत्र की वैसे बहाली तो हो गई थी, लेकिन ज़्यादातर पावर राजा ने अपने हाथों में ही ले रखा था। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, नागरिक थे, वो चाहते थे कि पूरी शक्तियाँ मतलब जो वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बने तो सारा पावर सरकार को हो, है ना कि राजा के पास हो। तो इस कारण मतलब वहाँ पे संघर्ष हुआ था। संघर्ष में काफ़ी ज़्यादा जो माओवादी लोग थे वहाँ के, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे वो शामिल हुए, आम लोग शामिल हुए और स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। जो 1990 के आसपास जो थोड़ा बहुत वहाँ पे लोकतंत्र कायम किया गया था उसको भी 2002 आते आते तक जो राजा है उसने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और पूरी शक्ति अपने हाथों में ले ली, ठीक है। उसके बाद तो और ज़्यादा मांग उठने लग गई, लोकतंत्र की संविधान सभा की गठन की मांग और तेज़ी से उठने लग गई। और यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। जो आपका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है और जो जनता है ना, वो सब संविधान सभा के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। सबसे आगे वैसे ये माओवादी ही होते हैं, है ना, जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो होते हैं। और आखिरकार जो वहाँ के जो राजा है वो दबाव में आके वहाँ पे उनको लगभग लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ती है और नेपाल में राजतंत्र का जो खात्मा है वो 2008 के आसपास वहाँ पे क्या हो जाता है, राजतंत्र का खात्मा होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है। और नेपाल में 2015 में जो संविधान बनाया गया है वो अभी तक सही सलामत चल रहा है, ठीक है, उसको अभी तक भंग नहीं किया गया है। तो ये आप नेपाल में संविधान के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप जान लें एक्स्ट्रा में, जैसे कि संविधान सभा की अगर हम पहली बैठक की बात कर लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी अगले 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946। देखिए पहली बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, मतलब परमानेंट नहीं थे। उसके बाद जो दूसरी जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। तीसरी बैठक की अगर हम बात करें, ये क्यों महत्वपूर्ण था,
इसका महत्व ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्तावना जो है उसको पेश किया था, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया था। ठीक है, तो ये तीनों बैठकें इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे थे मैंने आप लोगों को समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप कमेंट में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे इसी तरीके से और भी बेहतरीन वीडियो बना के लाता रहूँ। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।